जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 18 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 17 चैप्टर अपलोड कर दिए। जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर तहलका मचा सकते हैं। आगे बात समझ में। देखिए तो इस चैप्टर का नाम है अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं गत्यात्मक विकास वगैरह इन सब के बारे में। यानी कि विकास क्या होता है, यानी जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके बाद कैसे कैसे उसका विकास होता रहता है, वो सारी चीजें हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस ये वाला जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा ना ये उड़नछू हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ गया, थोड़ा भूकंप आ गया था इस वजह से ये उठ गया है। देखिए कोई बात नहीं यार, मच्छर क्यों आया। चलिए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप लोग इतना क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो इस चैप्टर से आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली तरीके से बना लोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बोला जा रहा है इसमें वो है गत्यात्मक विकास के मील के पत्थर के जो है की सूची बनाइए। देखिए गत्यात्मक विकास को, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर जो है उसका जो गत्यात्मक विकास होता है, यानी कि वो क्या होता है, और गत्यात्मक जो विकास हुआ उसका, यानी जब वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है तो क्या क्या उसकी हरकतें होती हैं, एक्टिविटीज के बारे में बताना है। वो सारी चीजें हमें यहाँ बढ़िया तरीके से बतानी है। ठीक है, देखिए तो वही बताना है मील का पत्थर क्यों बोला गया, क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद उसका पालन पोषण करना थोड़ा क्या बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि हल्की सी भी भूल उस बच्चे को जो है हानि पहुंचा सकती है। आ रही बात समझ में। इसीलिए हमें सोच समझ के सारी चीज, खाने पे, पहनावे पे, रहन सहन, वो हर तरीके से हम उसको सोच समझ के काम करना पड़ेगा। देखिए करना पड़ेगा ना। तो गत्यात्मक विकास, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए कि गत्यात्मक विकास क्या होता है। कि गत्यात्मक विकास यानी कि उसकी जो डेली हर चीज जो बढ़ मतलब एक तरीके से डेवलप कर रहा है, वो बच्चा विकास कर रहा है, तो उन चीजों के बारे में हम जान रहे हैं। देखिए 0 से 2 माह तक, जब से वो जन्म लिया तब तक 2 महीने तक जो बच्चा है, यानी जन्म लेने के बाद की कहानी बताई जा रही है। तो क्या क्या गत्यात्मक विकास, यानी कि जो उसके लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही हैं, हरकतें क्या कर रहा है, वो सारी चीजें गत्यात्मक विकास में आएगा। जैसे 0 से 2 महीने का बच्चा जो है वो क्या करेगा, अंगड़ाई लेगा, पैर मारता है और हमेशा देखा होगा इस तरीके से मुट्ठी बांधता है। आप उंगली पकड़ाओगे तो बहुत टाइट सा पकड़ लेगा वो। दिखेगा नहीं, ऐसे ऐसे करेगा, मुंह उल्लू की तरह, छोटा सा आलू लगते हैं बच्चे तो। देखिए उसके बाद है 2 से 4 महीने का जब बच्चा होता है तो चलते हुए व्यक्ति का अपनी आंखों से पीछा करता है। यानी कि वो बच्चा क्या करेगा, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको देखेगा, मुंडी नहीं हिलाएगा, आंखें इधर से। अलग डेंजर लगते हैं कुछ बच्चे तो फिर। किसी चमकीली वस्तु को घूरता है और अपनी छाती जरा उठाता है और पेट के बल जो है लिटाने पर जो है सर उठाता है। यानी देखा होगा पेट उसका बेड पे है या जो जमीन पे है और मुंह ऊपर करेगा, मुंडी उठाएगा, है ना। पीठ के बल लिटाने पर करवट ले लेता है और हाथ में खिलौना पकड़ना प्रारंभ कर देता है। यानी पकड़ना वगैरह वो शुरू कर देता है कोई भी चीज उसको। ये किस उम्र के बच्चे हैं, ये 2 से 4 महीने के बच्चे हैं। 4 से 6 महीने के बच्चे क्या करते हैं, देखिए गोदी में लेने पर वह अपनी गर्दन सीधी रखते हैं, यानी सीधी रख पाते हैं। वरना बिल्कुल छोटे जैसे आलू जैसे बच्चे होते हैं ना जो जन्म लेते हैं, वो यहीं पड़े रहते हैं, ये बिल्कुल यहीं पड़े रहते हैं गर्दन पे ही, है ना, ये चीजें। उसके बाद खिलौने उठाता है और वस्तु को पकड़ने की कोशिश भी करता है। 4 से 6 महीने का बच्चा गोदी में आने के लिए हाथ बढ़ाता है, ऐसे ऐसे करना शुरू कर देगा। छोटे बच्चे बिल्कुल जो ऐसे ऐसे रहते हैं वो नहीं आ पाते ऐसे। तो सिर और कंधे उठाता है और पलट सकता है। पेट के बल लेटा होने पर वह कोहनी जो है के बल उठता है, यानी इसके बल उठना शुरू कर देगा और सहारे से जो है बिठाने पर बैठ भी जाता है। यानी थोड़ा सा बिल्कुल लुचपुचू से होते हैं बच्चे, है ना। देखिए 6 से 8 महीने के बच्चों की अगर देखा है सिर उठाने लग जाता है और बिना सहारे के सीधा बैठ सकता है। तो 6 से जब 8 महीने का होगा ना, पहले वो सहारे के बिना नहीं बैठ सकता था, पर ये बिना सहारे के भी 6 से इसका 8 तक का बच्चा बैठ जाएगा। महीने का, साल का नहीं। साल का तो बिल्कुल जहाज चला देगा। चम्मच बजाता है, टमन टमन, ठीक है, और फर्श जो है थपथपाता है और टेबल फर्श से वो वस्तुएं उठा लेता है। दोनों हाथ में खिलौना पकड़ सकता है। अब तक वह वस्तुओं को पकड़ने के लिए अपने पूरे हाथ का प्रयोग करना सीख चुका होता है, यानी कि वस्तुओं को अब वो थाम सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 8 से 10 महीने का बच्चा क्या करता है, घुटनों
घुटने चलना प्रारंभ कर देता है घुटनों से, फर्नीचर का सहारा लेकर जो है उठने की कोशिश करता है 10 महीने का बच्चा। और छोटी वस्तुएं, आपके घर में बच्चे होंगे टमाटो केचप जैसे छोटे छोटे, तो आपको पता होगा हर चीज़, है ना। देखिए, तो वो क्या करता है, छोटी वस्तुएं जैसे बटन और सिक्के अंगूठे और उंगलियों से उठाता है, लेकिन फिसल जाते हैं उनकी उंगलियों से। फिर धीरे धीरे उठा लेता है, वस्तुओं को उठाकर काटता है, मुंह में चबाएगा उसको, है ना। तो ये चीज़ है। 12 से उसको अपनी उंगली दे दो। अब जब तक दांत नहीं आए रहते तब तक तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब दांत आ जाता है तो ऐसा पैना दांत आता है इन लोग का, बिल्कुल डायनासोर की तरह दांत होते हैं, ऐसा कुपेड़ देगा बच्चा। कई बच्चे तो कटहे हो जाते हैं, वो काट लेते हैं, कंधे पे लोगे, कुछ से यहाँ काटेगा, यहाँ डिजाइन बना देगा, यहाँ काट लेगा, डिजाइन बना देगा। मेरे घर में भी है, वो अलग ही डिजाइन बना देते कहीं पे भी, बिल्कुल गोल डिजाइन बनाती है, और छोटे छोटे दांतों वाले डिजाइन। देखिए, तो एक बार यहाँ लिया था तो यहाँ एक गोल सा डिजाइन बनाई थी। बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन हाँ काटते बड़े तेज हैं ये लोग, मन करता है मुक्का मुक्का मारो, लेकिन छोटे बच्चे हैं ना, क्या करेंगे। इन लोग का जब दांत उगता है ना तो खुजली होती होगी उसमें, इस वजह से। तो हल्के सहारे के 10 से 12 महीने का बच्चा क्या करता है, हल्के सहारे से खड़ा हो जाता है, सहारे से चलता है और हल्की वस्तुओं को धक्का देकर जो है सरका देता है। छोटी व बड़ी वस्तुएं उठाकर उनका निरीक्षण करता है, चेक करता है, आखिरकार यार क्या है, व्हाट इज दिस, इसका यूज क्या होगा। तो धीरे धीरे जब उसको पता चलता है तो वो समझदार बनता है। अब बनता है बच्चा 1 साल का। 1 साल से 2 साल तक के बच्चे बिना सहारे चलना शुरू कर देते हैं। तब तक तो वो तूफान मेल बन जाते हैं, कप से कुछ भी पी सकते हैं और चम्मच को पकड़ना व जो है प्रयोग करना सीख जाते हैं। चम्मच से उठाकर खुद खाना भी शुरू कर देते हैं। खींचकर चलाने वाले खिलौनों से खेलते हैं वो बच्चे। सीढ़ी चढ़ सकते हैं और उतर भी सकते हैं। आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी, अपना ही ख्याली पुलाव होता है उन बच्चों के मन में। पता नहीं क्या चलता है। खाना स्वयं खाते हैं, ठीक है, उनको कुछ भी याद नहीं रहता, आज जो किया कल वो भूल जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें बहुत सारी देखी जाती है बच्चों में। और 2 से 3 साल के बच्चे क्या करते हैं, खेलते हुए थकना। देखिए, गत्यात्मक विकास के बच्चे, यानी कि इसमें 5 साल तक का बता रखा है आपको, तो क्या बता रखा है, देखिए, खेलते हुए थकता नहीं है। या 2 साल से 3 साल का बच्चा हो, धूप में, झुलसती धूप में भेज दोगे ना तो भी वो नाचेगा बिल्कुल गोल गोल घूम के, ऐसा लगेगा बर्फ पड़ रही हो, ठीक है। स्वयं भली प्रकार खाना खा सकता है और मलमूत्र पर उसका नियंत्रण हो जाता है। यानी कि छोटे बच्चे तो गोदी में ही कर देते हैं मलमूत्र, लेकिन ये जो 2 साल से 3 साल तक के बच्चे होते हैं वो बता देते हैं कि उई उई पुई जो भी हो रहा है उनको वो बता देते हैं। तो मलमूत्र पर उनका नियंत्रण हो जाता है। बालों में कंघी व दांतों को ब्रुश कर सकते हैं, छोटे छोटे दांत आ जाते हैं, खुचुर खुचुर करते रहते हैं सारे। अलमारी से खिलौने निकाल कर, और बड़ी शैतानी ये इस उम्र में करते हैं सारे, बहुत शैतानी करते हैं। 2 से 3 साल, और 3 साल से 5 साल के बच्चे ना बिल्कुल उल्का पिंड बन जाते हैं, आपका पूरा घर उजाड़ देते हैं। ये पूरा, हालांकि उनके आने से पूरा घर खिलखिला जाता है, लेकिन ये पूरा उजाड़ने का मतलब क्या है, सामान एक जगह नहीं रह सकता। 3 साल तक के 5 साल के बच्चे जो होते हैं वो आलू बम बन जाते हैं, फटते हैं ऐसा कि यार सब परेशान हो जाते हैं, है ना। ये चीज़ होता है। तो अलमारी से खिलौने निकाल कर रख सकते हैं। और साधारण, कौन बोल रहा है अलमारी से खिलौने निकाल कर रखते हैं, खिलौने निकाल कर उड़ा देते हैं उसको। मैं तो जब छोटा था तो पूरे खिलौने का पोस्टमार्टम कर देता था। तो ये चीज़ें हर बच्चा करता है अपने टाइम पे। और साधारण निर्देशों को समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं जो हम उनको बोल रहे हैं। ये 2 से 3 साल के। और 3 से 5 साल के बच्चे क्या करते हैं, अपने कपड़ों के बटन लगा व खोल सकते हैं, थोड़े वो समझदार हो जाते हैं। और बिना सहायता के कपड़े पहन सकते हैं। शौच जाने व हाथ धोने जैसे जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। 5 साल तक के बच्चे जो हैं समझदार हो जाते हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं 5 साल तक के बच्चे, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। जिसके जिसके होने वाले हैं उसको भी पता चल जाएगा, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके हैं वो तो जानता ही होगा, पर थोड़ा सा और जान लेना फिर। देखिए, वही चीज़ है। तो होम साइंस हमें बहुत सारी चीज़ सिखाता है। होम साइंस कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर इसको ढंग से पढ़ा जाए तो, है ना। जो लोग बोलते हैं कि लड़कियाँ ही लेती हैं होम साइंस, वो कहीं कोई ठीक नहीं है बात। आगे बस लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए क्या, लड़की से बच्चा पाल सकती है, आदमी को नहीं पालना पड़ता। कई सिचुएशन ऐसी आती है जो दोनों को करना पड़ता है, खाना दोनों को बनाना पड़ता है, परिवार दोनों को मैनेज करना पड़ता है, आय व्यय देखना पड़ता है दोनों को। तो हर किसी के लिए होम साइंस जरूरी है, ठीक है। तो सोच बदले, समाज बदलेगा। 2 से 4 वर्ष के बालक की संज्ञात्मक विशेषताएं बताएं। देखिए, 2 से 4 वर्ष की बात कर रहा है यहाँ पे। संज्ञात्मक, अभी गत्यात्मक विशेषता देखी थी कि वो क्या क्या कर रहा है ना, क्या क्या कर रहा होता है, उसके बारे में अभी हमने जाना था कि हाँ, मतलब हरकतें देखी थी। अब थोड़ा संज्ञानात्मक विशेषताएं देखते हैं कि सोच वगैरह कैसी है, क्या चीज़ें हैं, थोड़ी सी इन चीज़ों को देखते हैं।
तो बच्चे के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु तक संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं जैसे संसार का अस्तित्व मानता है चाहे वह देख पाए या नहीं, वस्तु स्थायित्व मतलब क्या है कि वस्तुओं से रिलेटेड, दूसरों को की दृष्टिकोण नहीं समझ पाता, जो है आत्म केंद्रित, यानी कि वो दूसरे का, ये तो नहीं है कि भाई 2 से 4 साल का बच्चा है इतना ज़्यादा समझदार बन गया कि हर चीज़ समझने लग जाएगा, नहीं, लेकिन दूसरों का दृष्टिकोण भले ही ना समझे, लेकिन हाँ वो ऐसी चीज़ें समझने लगेगा क्या बुरा है क्या अच्छा, थोड़ा उसको जब समझाओगे ना तो समझने लग जाएगा। तर्कपूर्ण ढंग से नहीं सोच पाता, यानी कि लॉजिक नहीं लगा पाएगा, वो सोचेगा बचपने वाली चीज़ है, क्योंकि बच्चा है ना भाई, ये चीज़ है। विश्वास करता है कि सभी चीज़ें जीवित व मृत हैं, वो सोचता भाई या तो जिंदा है या तो मरी हुई है, जीवन तो होती हैं और उनमें भावनाएं भी होती हैं, सब कुछ सोचता है रियल हो। गुड़िया दे दोगे वो बोलेगा वाह ये तो रियल है, ये हमारी दुल्हन है। लड़कियों को, छोटी बच्ची को दे दोगे वो मेरा दूल्हा है ना, दूल्हा दुल्हन वाला खेल खेलते हैं सब बचपन में, वो चीज़ वाला। तो हम सोचते हैं हर चीज़ जीवित है। उसके बाद काल्पनिक खेलों में लिप्त रहता है, हमेशा कल्पना करता रहेगा, उड़ी काश मैं, हम लोग जब वो देखते थे झाड़ू वाला, एक बुढ़िया बैठी रहती थी उड़ती थी झाड़ू पे, तो एक बार मैंने भी बनाया था, मुझे भी याद है कि एक डंडा लगा दिया था झाड़ू में, सीख वाली में, और उस पर बैठ के जू जू ऐसे भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ उसका लाभ था नहीं। फिर थोड़े बड़े हुए तो हमें उन चीज़ों पे हंसी आने लगी कि भाई क्या होता था। हम सोचते थे वो आती थी एक पेंसिल सकला का बुम वाली, हमें पता होगा सबको सबके साथ होता है ऐसे, है ना। तो हम सोचते थे यार कुछ भी बनाएंगे, काश हमारे पास भी पेंसिल आ जाती। तो हम जाते थे, 5 रुपये में मिल रही थी उस टाइम पे, तो खरीदते थे और बनाते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस एक बिक्री करने का था और बस बच्चों के इंटरेस्ट के लिए बनाया जाता था, है ना। ये तो ना सच में बन जाएगा, परमाणु बम बना दो तो बन जाएगा वो तो ऐसे तो ये चीज़ें हैं। चलिए, ऊपरी दिखावट से धोखा खा जाते हैं, यानी कि उन बच्चों को ना ज़्यादा लोग झूठ बोल के ना बहला फुसला लेते हैं। तो ये चीज़ छोटे बच्चों को, और बिल्कुल जो ये 2 से 4 साल तक के बच्चे हैं उनको ज़्यादा जल्दी ये लोग किडनैप कर लेते हैं। क्यों? बहला फुसला के बोल देते हैं तुम्हारी मम्मी बुला रही है, ये कर रही है। इसीलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को समझाएं क्या अच्छा है क्या बुरा है, गुड टच बैड टच सब कुछ समझाएं बच्चों को। ये चीज़ आप लोग के आवश्यक होनी चाहिए। स्मरण शक्ति सीमित होती है, यानी सोचने समझने की इतनी क्षमता नहीं होती। चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, चटक बच्चे होते हैं, बिल्कुल चटोरे बच्चे होते हैं, जहाँ देखते हैं वहीं जीभ लपलपाई ऐसे होते हैं। कारण संबंधों को समझ नहीं पाते, बिल्कुल उतना कोई समझ नहीं पाते किसी चीज़ को। रंग, आकार, संख्या, दिनों आदि की अवधारणा समझने लगता है, यानी धीरे धीरे वो रंग वंग को भी समझने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, ऐसी क्रिएटिविटी होती है उन बच्चों में बहुत ज़्यादा, 2 से 4 साल तक के बच्चे। ठीक है, ये वाले बिल्कुल जो 0 से महीने वाले बच्चे थे वो तो बिल्कुल टमाटो केचप थे, छोटे से प्यारे से हैं। ये थोड़े से शैतान हुए हैं, उल्का पिंड जैसे बच्चे। 4 साल तक के तो बच्चे पूरा घर जो है वो हिला सकते हैं, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ लोग बाएं हाथ का अधिक प्रयोग क्यों करते हैं? यदि उन्हें दायां हाथ अधिक प्रयोग करने पर जोर दिया जाए तब क्या होता है? तो दायां और बायां में अंतर क्या होता है? पहले तो आप वो लोग ये चीज़ जान लीजिए कि दाएं और बाएं में अंतर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सीधा उल्टा तो पता होता है, राइट लेफ्ट तो पता होता है, दायां बायां में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो दायां बायां आपको समझना कैसे है, मान लीजिए आपने हाथ इस तरीके के किया, ये मेरा जो है दायां हाथ है, सीधा हाथ है, दायां यानी सीधा हाथ। जैसे जब आपको देखने को मिले, जब आप ये चीज बनाओ तो आपके मतलब जब यहाँ पे जो छोटे अक्षर का डी बने और जब छोटे अक्षर का बी बने, तो ये समझ लीजिए, देखिए ये अभी मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, रुक जाइए। देखिए जब आपके हाथ से, जैसे ये वाली, ये मेरा उल्टा हाथ है, अगर मैं इसको आप लोग को ऐसे दिखाऊं या इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, देखिए तो ये डी जो बन रहा है, ये डी है ना, उल्टे छोटे लेटर का डी है और ये बी है छोटे लेटर का, ठीक है। तो ये चीज जब आपका डी बने तो दायां हाथ है, ढिंचक ढिंचक, और बी बन जाए तो बायां हाथ है, इधर वाला, ठीक है। तो बायां दायां हम किससे ज्यादा काम करते हैं? जो लोग सीधे हाथ से ज्यादा काम करते हैं, जैसे मैं सीधे हाथ से लिखता हूं ये सारा, तो दायां हाथ है ये, ठीक है। देखिए डी बन रहा है इधर, तो डी है दायां, और इधर बी बन रहा है तो बायां है। आगे बात समझ में? तो ये चीज याद रखना। अब मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये दायां हाथ, ये बायां हाथ, इधर वाला ब्रेन, इधर वाला हिस्सा दायां, इधर वाला हिस्सा बायां। ब्रेन का मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अभी उसको पढ़ाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। ब्रेन की खोपड़ी जो हमारी खोपड़ी होती है आधे हिस्से में बटी होती है, तो इधर वाला हिस्सा जो है, अगर मैं यहाँ से बीच की मांग ऐसे कर लूँ, इधर कर लूँ, अजीब हो जाएगा सिस्टम ना। बाल की भी खराब हो रही है सेटिंग बिल्कुल,
देखिए हमारे खोपड़ी पे थे हम लोग, तो इधर का हिस्सा जो है दायां और ये हिस्सा बायां। जो बच्चे राइट हैंड से काम कर रहे हैं इधर वाले हिस्से से, देखो कितनी अच्छी बॉडी है, लग नहीं रही लेकिन, तो वो है दायां हाथ और इधर बायां हाथ। तो मैंने बता दिया आपको, इस तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे बनाओगे तो दायां डी बन जाएगा, ऐसे बनाओगे तो बी बन जाएगा बायां। इतना क्लियर है? ये हम उड़ा देते हैं इसको, जो समझ गया होगा कमेंट करके जरूर बता दें, हीरोइन बन जाओगे आप लोग। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, आप अपने दैनिक कार्यों के लिए आमतौर पर अपना दायां हाथ प्रयोग करते हैं। तो हम दायां हाथ का ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, सीधे हाथ का। लेकिन कुछ बच्चे अपना बायां हाथ जो है अपने मुख्य हाथ की तरह प्रयोग करते हैं, यानी कि कुछ लोग इस हाथ का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उल्टे हाथ का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों पर दायां यानी सीधा हाथ प्रयोग करने के लिए बल नहीं डालना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, क्योंकि यानी सीधा हाथ का यूज करो, सीधे हाथ का यूज करो, ऐसे बार बार मत बोलो उनको। अगर दाएं हाथ का यूज कर रहे हो तो उसी करने दो ना, क्या पता कंफर्टेबल लग रहा हो, सही लग रहा हो। तो ऐसा करने से उनके मस्तिष्क पर व अन्य विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे बच्चे में भाषा संबंधी समस्याएं भी विकसित हो सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दायां हाथ, देखिए सीधा हाथ दायां, इधर की खोपड़ी की भी बात करूंगा मैं, दायां हाथ प्रयोग करने वाले लोगों में हाथ का प्रयोग नियंत्रित करने वाला केंद्र मस्तिष्क में बाईं ओर यानी इस साइड बाईं ओर होता है और वाणी का केंद्र दाईं ओर होता है। भाषा वाणी का केंद्र इधर और हाथ का कैसे यूज करना वो इस तरफ बाईं ओर। पर बायां हाथ प्रयोग करने वाले जो लोग इसका यूज कर रहे हैं, प्रयोग करने वाले में विपरीत होता है। वाणी का केंद्र जो है बाईं ओर होता है, वाणी का केंद्र इधर हो जाएगा और हाथ का प्रयोग करने का हिस्सा इधर हो जाएगा। तो यही चीज बोली गई है इसमें कि नियंत्रित केंद्र दाईं ओर होता है। तो ये दिक्कत हो जाएगी जब आप बच्चे को बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ से दाएं हाथ का प्रयोग करने के लिए बाध्य करेंगे कि नहीं तुम उल्टे हाथ से काम मत करो, सीधे हाथ से करो, ये करो वैसे करो, तब वाणी का केंद्र हाथ प्रयोग के नियंत्रण केंद्र का कार्यभार भी ले लेता है। तो अंततः वाणी के केंद्र पर अत्यधिक भार पड़ता है। अब वाणी चेंज हो जाएगी बच्चे की फिर तो, और इससे बोलचाल व हाथ प्रयोग दोनों ही कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। या बोलेगा कुछ और हाथों का एक्सप्रेशन निकलेगा कुछ और। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मैं यूं यूं करूँ, यूं यूं करूँ, यूं यूं ऐसे ऐसे करूँ तो कितना गंदा नहीं लगेगा। तो वाणी के साथ साथ एक्सप्रेशन दिया जाना चाहिए। क्यों? तो ये चीज याद रखिएगा। इसके साथ ही लिखावट खराब हो जाती है और सामंजस्य स्थापित समस्याएं भी पैदा हो जाती है। मैं देखिए बोल रहा हूं और साथ साथ लिख भी रहा हूं, तो ये मेरे ब्रेन से और हाथ से कंडक्ट कर रहा है ना। अब मैं देखिए बोल रहा हूं और ये चीज से लिख रहा हूं, तो मेरा हाथ तो ये मैं यूज करता नहीं हूं। अगर मैं इससे लिखने बैठ गया तो मैं बनाने की सोचूंगा, बोलूंगा कब मैं, है ना, तो वो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। बोलना लिखना दोनों अलग हो जाएगा। वरना मैं इधर सीधे हाथ से लिख रहा हूँ जो मेरे को हैबिट है और ब्रेन अपना बढ़िया काम करेगा, हीरोइन बना देंगे सबको फिर हम। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। और इसके साथ ही लिखावट खराब हो जाती है और सामंजस्य संबंधी समस्याएं भी पैदा होती है, तालमेल नहीं बन पाता। आप बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले बच्चे को बाएं हाथ का ही प्रयोग करने दीजिए। बच्चे चाहे जो भी हाथ का इस्तेमाल करें, उससे कोई मैटर नहीं करता, दायां या बायां, उनके बौद्धिक विकास पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए क्या होना चाहिए, आप बच्चे को जो यूज कर रहा है हाथ वो यूज करने दो, जिससे वो तरक्की कर सकता है, अच्छा कर सकता है, वो करने दो, है ना। आगे बस हमें ये चीज याद रखिए। चलिए फोर्स मत करिए किसी बच्चे को। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हीरोइन बना देना सबको। आगे देखिए, बच्चों के वस्त्रों के चुनाव के समय कौन सी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आप अपने बच्चे के लिए कपड़ा खरीद रहे हैं तो कौन से कपड़े खरीदें। आपका बच्चा 5 साल का है, आप बच्चे को दुकान पे ले गए, बोल दिया अंदाजे में कि हाँ मेरा बच्चा 5 साल का है, कपड़े दे दो, वो आपको दे देगा बिल्कुल ज़्यादा साइज का या छोटे साइज का, आपको अंदाजा नहीं मिलेगा। इसलिए जब बच्चा है तो उसको साथ लेकर जाए, चले पपलू चल कपड़ा खरीद ये चीज। तो बच्चे के वस्त्र आरामदेह होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए, अवशोषक यानी जल्दी खराब ना हो। कपड़ों से जैसी सूती होने चाहिए, सूती कपड़े पहनाओ बच्चों को गर्मियों के टाइम पे। उनके डिज़ाइन सरल होने चाहिए, रंग चमकीले व आसानी से धुलने वाले होने चाहिए। बच्चे को गंदा करते हैं ना कपड़ा, लथेड़ देते हैं जमीन पे, ओए मजा आ गया। तो बच्चों के वस्त्रों में अधिक जो है झालर डोरियां, रिबन व बटन नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुंह में चबाते रहेंगे वो रिबन चूस जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल गीला गीला करेंगे। और बता सकते हैं क्यों कि ये उन्हें चुभेंगे और जो है गर्दन में लिपट भी सकते हैं। कुछ जो डोरी वाला खरीद लोगे वो बेचारे गर्दन में ही अगर फंस गया तो उनको फांसी जैसा भी दिक्कत हो सकता है, बहुत दिक्कत हो जाएगी बच्चों को। इसलिए रिबन उबन वाला कभी मत पहनाओ बच्चों को।
टी शर्ट पहनाओ, नॉर्मल टी शर्ट है, गर्मियों के टाइम पे अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, क्योंकि बच्चे तीव्रता से बढ़ते हैं और अंततः उनके कपड़े ना तो बहुत सारे होने चाहिए और ना अत्यंत महंगे होने चाहिए। ज़्यादा महंगे मतलब नॉर्मल कपड़े पहनाओ, ये नहीं कि बहुत सारा खरीद ला एक साथ। अरे कुछ दिन में बढ़ जाएगा वो बच्चा, क्योंकि बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते छोटे वाले। हम लोग तो ना बढ़ेंगे, अब हमारी जो है वो अब हो चुकी है जितना, अब हम बुढ़े हो रहे हैं, अब कहाँ बढ़ने वाले हैं। दाढ़ी है बस ये काली है, अभी सफ़ेद हो जाएगी, समझ लो कुछ साल में हम बुढ़े हो गए। तो अतः वे हल्के, मुलायम और अवशोषक और शीघ्र सूखने वाले कपड़े हमेशा लेने चाहिए। क्लियर हो गया ना सबको? देखिए उसके बाद है प्रतिरक्षण सारणी लिखिए। प्रतिरक्षण यानी कि प्रतिरक्षण का मतलब क्या होता है? जन्म से ही सभी बच्चों को संक्रमित रोगों से, देखिए प्रतिरक्षण मतलब हर चीज से बचाना उनको, तो रोगों से नियमित रूप से प्रतिरक्षित करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की पावर उन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे प्रतिरक्षण जो है सारणी क्या होती है? गर्भवती स्त्री क्या करे, किसके लिए, क्या, यानी कि टिटनस की सुई लगवाए, जो है टिटनस की सुई लगाए कब? गर्भावस्था के प्रारंभ में, पहले टीके के 1 माह के बाद, जब पहला टीका लगा उसके 1 माह के बाद ये टीका लगवा लो। और टिटनस से रक्षा करता है, यानी कि जो आगे बच्चे को लोहे से खरोच मिली, कुछ ऐसे इन चीज़ों से टेटनस नहीं होता उसको, फिर ये चीज़ है। तो बच्चों को टीका लगवाना चाहिए। और उसके बाद बता रखा है बहुत सारे रोग वगैरह हैं। शिशु 1 साल से कम है तो BCG यानी कि बैसिलस जो है कैलमेट गुइरिन वैक्सीन लगवाओ उनको, पोलियो की पीने वाली दवा लगवाओ, और मतलब अलग अलग टाइम पे उन बच्चों को जो है क्या लगवाना चाहिए, टीके वगैरह सारे लगवाने चाहिए। तो यहाँ टीके लिख रखे हैं कितने महीने पे कितने लगवाने चाहिए, तो वो सारा आपको जो है पढ़ लेना, कोई ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मैं चार्ट दिखा दे रहा हूँ, सारा आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे गर्भावस्था के लिए बता दिया था, शिशु 1 साल से कम उम्र का है तो उसको जो है क्या नाम है वो पिला दो, पोलियो पिला देना चाहिए। छोटा सा मुंह रहेगा, गुल्लक जैसा, ऐसा खोलो बच्चों का मुंह कितना प्यारा लगता है ना, फूल जैसा, उसमें टिपटिपी पोलियो बूंद गिराओ। ठीक है, तो ये चीज़ है। 1 साल से कम, 1 साल के बच्चे से अधिक अगर है तो जो है उसको जो है पोलियो की पीने वाली दवा, और पोलियो की पीने वाली दवा जो है ड्रॉप के हिसाब से होता है, उस ड्रॉप के हिसाब से उनको जो है दी जानी चाहिए। आगे बात समझ में? जिसने पोलियो पिया होगा उसको याद होगा कि उसका स्वाद कैसा लगता है। एक अलग ही टेस्ट था पोलियो का जब पिया जाता है। जब मैं खुद जाता था, भैया मेरे लेके जाते थे मुझे पिलाने के लिए, छोटा था जब तो 2 बूंद पीता था। अब जब वो पिलाते थे तो उसमें क्या होता था, एक कसैला सा स्वाद आता था, इतना एक टेस्ट सा अजीब ही टेस्ट होता था उसका, बड़ा मज़ा आता था पीने में। चलिए, कोई दिक्कत तो खासा हुई नहीं, पीने से क्या और हो रहे हो कुछ ऐसा नहीं, बहुत टेस्टी भी लगता था वो। चलिए, तो ये चार्ट मैंने दिखा दिया आप लोग को, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। प्रतिरक्षण यानी कि उनकी रक्षा करने के लिए आप कौन कौन से टीके वगैरह लगवाओगे ताकि वो बच्चे स्वस्थ रहें जीवन भर, उनको कोई भी समस्याएं ना आए। ठीक है, टीके वगैरह लगाते हैं, इंजेक्शन वगैरह। ठीक है, उसके बाद आता है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों की सूची बनाइए। वृद्धि और विकास के सिद्धांत, देखिए वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। देखिए तो सिंपल सी बात है कि वृद्धि और विकास पहले जान लो आप लोग। देखिए जरा, वृद्धि में शरीर में होने वाले परिवर्तन मात्रा को नापा जा सकता है, जैसे ऊंचाई, वजन आदि। वृद्धि में आप क्या देखते हैं, वृद्धि में आप क्या देखते हो, वजन, ऊंचाई, वजन कितना है और वृद्धि यानी कि ऊंचाई कितनी है आपकी, तो ये वृद्धि में आ जाएगा। पर विकास में क्या आता है, जैसे विकास में मात्रा व गुण दोनों ही परिवर्तन निहित होते हैं, जैसे भाषा का अर्जन आदि, ये विकास हुआ। और विकास को हम जो है इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जैसे सुसंगत और नियमित परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला का नाम विकास है। यानी कि बोलने की, समझने की, ये चीज की, वो चीज की जो भी एक वो होती है ना क्षमता, उसको विकास कहा जाएगा। पर वृद्धि किसे कहते हैं, जब आपकी हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, आप शरीर का विकास हो रहा है, डेवलप मतलब शरीर जो वृद्धि हो रही है वो चीज़। और विकास क्या होता है, भाषा में, समझने में, इन सब चीज़ों में। देखिए, तो बच्चों में होने वाला समस्त विकास कुछ निश्चित जो है सिद्धांतों के आधार पर होता है। समस्त वृद्धि और विकास नियमित श्रृंखला में होता है, यानी कि नियमित श्रृंखला में जो है इनका विकास होता है। जैसे सामान्य प्रत्येक बच्चा विकास के कुछ निश्चित चरणों से गुजरता है और प्रत्येक चरण की अपनी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। हर उम्र में अलग अलग चीज़ों का विकास करता है। सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है हर उम्र में। पहले वो
बच्चा बिल्कुल जो है सोच समझ नहीं सकता था, लेकिन धीरे धीरे समझने लगा, भाषा को समझने लगा, है ना, चाचा मामा ताऊ दादा दादी, है ना, ढिंचक, सब कुछ बोलने लगा वो इस तरीके। और इसके बाद विकास क्रम में व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती हैं, यानी कि धीरे धीरे अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, भिन्नताएं विकास क्रम में। मनुष्य के शरीर का विकास एक साथ सर्वगुणित होता है, फिर भी शरीर के प्रत्येक अंग के विकास की अपनी एक गति होती है। शरीर का हर अंग जो है अपने टाइम पे ही विकास करता है, वृद्धि होती है। देखिए तो बोला का नियम क्या है, आधारभूत रूप से विकास की गति जो है निम्नलिखित 2 नियमों पर आधारित होती है। एक होता है सिफेलोकोडल। ये क्या होता है, इसमें विकास सिर से पंजों की ओर होता है, यानी सिर से पंजों की ओर ऊपर से विकास होता हुआ नीचे तक जाएगा। जैसे पहले सिर और मस्तिष्क विकसित होते हैं, उसके बाद गर्दन होती है और फिर धड़ होता है। ये चीज जो ऊपर से होते हुए नीचे तक जाए लहरते हुए, उसको बोला जाएगा सिफेलोकोडल। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कि प्रॉक्सीमोडिस्टल। ये क्या होता है प्रॉक्सीमोडिस्टल, तो इसमें होता है, इसमें विकास सिर के मध्य से जो है किनारों की ओर हो। सर्वप्रथम जो है मेरुदंड पर नियंत्रण, जैसे फिर हाथ और उंगलियों यानी कि शरीर के मध्य से होता है। अब जैसे मध्य के होने का मतलब क्या है कि यहाँ से होगा, बीच से विकास होगा ऊपर का, फिर नीचे का, ऐसे। तो इसमें क्या बोला जाएगा कि सर्वप्रथम मेरुदंड पर नियंत्रण, फिर हाथ और उंगलियों की ओर नियंत्रण बढ़ता है। विकास का संबंध परिपक्वता और सीखने की प्रक्रियाओं का परस्पर सह संबंध है। परिपक्वता उन विशेषताओं का परिमार्जन है जो जन्मजात और वंशानुगत उपस्थित रहती है। यानी कि देखिए वंशानुगत मतलब जो आपके पिता माता हैं, उन्हीं के आधार पर आपने क्या करा, इनको जो है मतलब बच्चों में भी वही चीजें आती हैं। ठीक है, और सीखने का संबंध उन परिवर्तनों से है जो अनुमय और अभ्यास से व्यक्तिगत में विकास होते हैं। यानी कि देखिए वंशानुगत आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, मतलब सीखते क्या हो, जो आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो ज़्यादातर वंशानुगत भी होते हैं। जो आपके पापा मम्मी जैसे हैं वैसे ही आपकी बॉडी हाइट खींचेगी, ऐसा सब होगा। और एक होता है कि परिवर्तन होता है वो शरीर के बाहरी रूप से देखा जाता है, यानी कि व्यक्तित्व का, बोलना चालना, ये आप समाज से सीखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, 2 चीज़ हमने जान ली है। उसके बाद आता है एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, एक ऐसे बच्चे का जो अपनी उम्र से बड़ा लगता है, यही वाला क्वेश्चन टेढ़ा गया था ना, उम्र से बड़ा लगता है। और दूसरा ऐसे बच्चे का जो अपनी उम्र से छोटा लगता है। निरीक्षण कीजिए और उन तथ्यों को निर्धारित कीजिए जो उनके विकास को प्रभावित करता है। देखिए आपने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो अपनी उम्र से छोटे लगते हैं, आपने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा होगा जो अपनी उम्र से बड़े लगते हैं। क्या होता है देखिए जरा, तो उपयुक्त बालकों की तुलना करने से यह स्पष्ट होता है कि निम्नलिखित तत्व विकास को निर्धारित करते हैं। यानी विकास को निर्धारित हर तरीके से अलग अलग चीजें देखने को मिलती है विकास के तौर पे। जैसे अनुवांशिकता, जो पिता दादा महाराजा कहाँ से आ गए, दादा परदादा इन सबसे मिला है। अपने माता पिता से प्राप्त गुण इस बात का निर्धारण करते हैं कि कोई कितना लंबा या कितना भारी हो सकता है। अगर माँ बाप जो है हेल्दी हैं, मोटे तगड़े से हैं, तो बच्चे भी ऐसे होते हैं। माँ बाप अगर सूखे से हैं, बिल्कुल पतले उबले से, ऐसे बच्चे भी होते हैं। माँ बाप में से कोई बहुत लंबा है तो बच्चे भी ऐसे ही हो जाते हैं। आगे बात समझ, तो ये चीज़ हमें याद रखनी होती है। हमारा शरीर जो है शारीरिक स्वरूप और बौद्धिकता भी माता पिता से प्राप्त गुणों पर प्रभावित होती है। ठीक है, दूसरा आता है प्रसव पूर्व काल का वातावरण, यानी कि जब वो बच्चा डिलीवरी अभी तक लिया नहीं है, उससे पहले माँ ने क्या क्या खाया है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे गर्भ में पल रहे भ्रूण को यानी बच्चे को क्या और कैसा वातावरण मिलता है, इस बात से बच्चे का बाद का विकास प्रभावित होता है। मान लीजिए यदि गर्भवती माता को पोषक आहार नहीं मिलता, वह भावनात्मक रूप से व्यथित है, मतलब भावना रोती रहती है हमेशा, बच्चा पेट में और मैं खूब रोए जा रही मतलब क्या पता उसके ससुराल वालों ने परेशान किया, क्या पता उसकी आदत हो हर बात को छोटी छोटी बातों पर रोने की, टिनटिनाने की, है ना, ऐसे होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या पता मजबूरी हो कोई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों पर असर पड़ता है। कोई महिला धूम्रपान मदिरा पान सेवन कर रही है, किसी प्रकार की दवाइयों अति सेवन कर लेती है, ड्रग्स वगैरह का यूज़ कर रही है, गंदी चीज़ों का यूज़, कुछ बीमारियों से ग्रसित है, तो निश्चय ही उस बच्चे पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो माँ के पेट में जब बच्चा है तो संभल के रहें, अच्छे से रहें, अच्छा खाना पीना रखें, ये चीज़ आगे वैसा ना, ये चीज़।
उसे पोषण में भी देखा जाता है। पोषण, बच्चे के स्वास्थ्य विकास के लिए पोषण बहुत आवश्यक है। बच्चा, माँ जो खाएगी वही बच्चे को भी लगेगा। देखा होगा जो महिलाएं दूध पिलाती हैं अपने बच्चे को, वो बच्चा क्या है कि अगर महिला जो है जो भी खाएगी बर्फ, मतलब मान लीजिए उसने आइसक्रीम खा ली खूब दबा के महिला ने, है ना, उसकी जीभ तो लपलपा रही होगी, सामने कुछ लोग आइसक्रीम खा और उसने भी खा ली, तो अगर वो बच्चे को जो स्तनपान करवाती है, दूध पिलाती है, तो बच्चा भी अगले दिन से यहाँ पे नाक वाक सब बह जाएगा, उड़ने लगेगी नाक बच्चे की भी। क्यों? तो ये चीज़ है, डायरेक्ट असर पड़ता है बच्चे पे, रोएगा तो गुब्बारा फूल जाएगा। इसमें क्या होता है, मेरे घर में है ना एक छोटी लड्डू, वो क्या करती है, पहले छोटी थी तो वो रो रही थी, ऐसी कई बार देखा है हमने कि बच्चे रोते हैं ना तो क्या बोलूं, अब छोड़ो, है ना, नाक बह जाते बेचारों के, उसमें गुब्बारा वुब्बारा बलून फूल जाता है। देखिए उसके बाद ये हमें याद रखना है, पोषण हो गया। और बौद्धिक स्तर, बौद्धिक स्तर में क्या है, बौद्धिक स्तर अच्छा होने से विकास तीव्रता से, जब जब याद करता बड़ी हंसी आती है, तीव्रता से होता है जब जो है वृद्धि स्तर के निम्न होने से विकास की विभिन्न अवस्थाओं में जो है मंदता आ जाती है। बौद्धिक स्तर यानी कि डिप्रेशन, यानी कि जब बच्चा गर्भाशय में है और चलो वो जन्म भी ले लिया, लेकिन जब माँ बाप का बिहेवियर जैसा उसके साथ रहेगा वैसे ही वो बच्चा भी सीखता है। घर का भावनात्मक वातावरण, जैसे घर में लोग हैं, मान लो माता पिता हमेशा लड़ते हैं बच्चे के सामने, बच्चा भी वही चीज़ सीखेगा, गाली गलौज करते, गंदी चीज़ सिखा दिया बच्चे को, जो बच्चा देखेगा वही तो सीखेगा। तो आप लोग भी थोड़ा सा अच्छे से रहें। बच्चे का स्वास्थ्य, यानी यदि बच्चा बार बार बीमार पड़ता है या किसी प्रकार के दोष से प्रभावित है अथवा जो है एंडोक्राइन या कार्य सुचारू नहीं है तो बच्चे का विकास बाधित हो जाता है, यानी सही से टीका वगैरह नहीं लगवाया तो बच्चा खराब होने लग जाता है, विकास उसका रुक जाता है। प्रेरणा का स्तर, यानी कि बच्चे को अपने चारों ओर सीखने, देखने और अनुभव करने और परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया के लिए कैसा कितना वातावरण मिलता है, कैसा वातावरण मिलता है, इस पर भी डिपेंड करता है। वही मैंने जो बताया, आसपास के लोग अगर गंदी बातें कर रहे हैं, बेकार चीज़ें बच्चों के सामने कर रहे हैं तो बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं। उसके बाद सामाजिक आर्थिक स्तर, यानी बच्चा किस तरह का भोजन करता है, प्रेरणा का स्तर कैसा है और कैसी सुविधाएं हैं, कैसा अवसर उसको मिलते हैं और कैसा जन्मजात प्रभाव है, इन सब बातों से सामाजिक आर्थिक स्तर का गहरा संबंध है। तो ये चीज़ें उस बच्चे पर डायरेक्ट तौर पे उस पर पड़ेगा। आर्थिक स्तर से ही बच्चे का विकास प्रभावित होता है। पैसा नहीं है जिन माँ बाप के पास, वो बच्चों को उतना अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक असर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है लिंग, यानी बच्चा लड़का है या लड़की है उस पर भी डिपेंड करता है। यद्यपि सभी बच्चे विकास की एक ही श्रृंखला का पालन करते हैं, फिर भी कुछ कार्य जैसे भाषा ज्ञान और सूक्ष्म शारीरिक क्रियाएं लड़कियां अधिक जल्दी सीखती हैं, जबकि लड़के जो है स्थूल शारीरिक क्रियाएं अधिक तेजी से सीखते हैं। यानी बच्चे, लड़के जो हो गए कूदना फादना जल्दी सीख जाते हैं और लड़कियां जो हैं थोड़ा सा सोचने समझने की शक्ति और ये चीज़ सीख जाती हैं लड़कियां, है ना, छोटी बच्ची हैं ये चीज़। शारीरिक विकास में भी लिंग भेद आता है। शारीरिक विकास, भाई देखो लड़कों में अलग बॉडी जो है विकास करती है, लड़कियों में अलग, जैसे भाषा का चेंज होना, है ना, और जो है आर्मपिट पर बाल आना, इस तरीके से, मतलब जो अलग अलग चीज़ें हैं वो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो ये चीज़ें, लड़के अधिक लंबे और भारी और अधिक जो है मसल होते, मतलब उनमें काफ़ी ज़्यादा हैवी मसल्स होती हैं और ये चीज़ हैं। यहाँ तो उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि जिम वगैरह सब छूट गई है। लड़के तो ये बता दिया, अपेक्षाकृत लड़कियों के मुकाबले लड़कों की जो बॉडी स्ट्रक्चर है थोड़ा सा हैवी हो जाता है, ज़्यादातर हो जाता है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा देखा है ना। लड़कियां दुबली पतली रहना पसंद करती हैं, लेकिन इतना भी दुबली पतली ना रहें, बिल्कुल टिटहरी लगें, उड़ती रहें इधर उधर, बिल्कुल। तो खाओ पियो मस्त रहो, ऐश करो, मजा करो, पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन करते रहो। आगे असल में देखिए आज का जो हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। आई होप सबको ये चैप्टर मजा आया होगा पढ़ के, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगा 18 चैप्टर तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया कमेंट करके भी एक बार बता दो कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ लास्ट में, आप लोग समझ जाया करें, है ना। चलिए तो वही चीज है, अभिवृद्धि और विकास हमने पढ़ लिया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर 19 चैप्टर, देखेंगे उस चैप्टर के अंदर क्या है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।